हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी सबसे पहली क्लास है फॉर क्लास 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हम जो सबसे पहला चैप्टर है मैंने वो पिक किया है, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। दिस इज़ फ्रॉम योर सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस स्टडीज़। वेल, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो जल्दी जल्दी डालती जाऊँ। ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। पार्ट 1 है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में। ओके, वेल, आपको मैं ये कहना चाहूँगी बिफ़ोर आई स्टार्ट, बिज़नेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे सोचते हैं कि बहुत ही थ्योरेटिकल है, माना वो थ्योरेटिकल है, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली इंटरलिंक करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो अपने एग्ज़ाम में, तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर कंटेंट को ब्रीफ अप ज़रूर करें पढ़ने के बाद। सेकेंडली, आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट करें। एंड लास्ट थिंग इज़ कि आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ आप रट्टे मारे जा रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जब आप ऐसा करते हो तब आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। अगर आप इसको ढंग से समझोगे, आप इसको प्रैक्टिकली रिलेट करोगे, और आप अगर एग्ज़ाम में पूरी बुकिश नॉलेज की मतलब बुकिश कंटेंट लिखने के बजाय अगर रिलेवेंट कंटेंट लिख के आओगे, मैं कह सकती हूँ आपको ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो अच्छे मार्क्स नहीं देगा। ओके, वेल, मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपकी बहुत हेल्प करना चाहती हूँ। आई होप आपको हेल्प मिले। और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने आपको अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, प्लस इंस्टाग्राम का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दैट मीन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इट। देखो, इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर कर लेंगे वो है ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, एंड लास्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बाकी सारा पार्ट मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। सी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप ये खुद भी समझ सकते हैं, कुछ नीड्स आपकी पैसे से जुड़ी हुई हैं और कुछ नीड्स आपकी बिना पैसे से भी हैं। जैसे कि आपको अगर कोई स्कूल में पढ़ाई करनी है, या आपको ट्यूशन जाना है, या आपको बेसिकली आपको किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, या बेसिकली आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, ऑल दीज नीड्स आर रिलेटेड टू सम योर मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये नीड सेटिस्फाई ईजिली कर पाते हैं। और दूसरी जो है, कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जैसे कि आपको गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, वहाँ जाके प्रे करनी है, या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, या अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नीड्स, वन इज़ दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, अदर दैट इज़ रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू मनी। ओके, सो बेसिकली ह्यूमन जो होता है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर वो बेसिकली अगर वो पैसे से रिलेटेड है तो ऐसे ऑक्यूपेशन में जाता है जिससे वो पैसा कमा पाए और अपनी वो नीड्स जो पैसे से रिलेटेड है उसको सेटिस्फाई कर सके। ओके, लेट्स रीड इट आउट। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑल ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटी टू सेटिस्फाई their नीड्स। ओके, they pursue different occupation to earn a livelihood and to get some psychological satisfaction. Some of these activities are undertaken to earn money, but others are performed to derive personal satisfaction. Okay, अब हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है जिससे उसे पैसा मिले, जिससे वो पैसा कमा पाए। जैसे कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपने पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशन में जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को और पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम किसी के अंडर एम्प्लॉय बन जाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के उनके साथ काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय। तो ये सारी एक्टिविटीज़, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये इसके अंदर जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उससे हमें पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेट्स रीड आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल with the objective of earning money is known as economic activities. Okay, these activities are concerned with production, exchange, distribution of goods and services. The purpose of economic activity is expectation of money income which is used to further creation of wealth or assets. वॉट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि आप कोई भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तो आपका
कोर जो रीज़न होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का वही है भाई पैसा कमाना है, सिंपल टर्म्स में। तो ह्यूमन बींग, जैसे मैंने कहा कि उनकी दो एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन रोल क्या है? टू अर्न, बेसिकली टू अर्न मनी सो दैट यू कैन हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। ओके, ना इसके एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, वर्किंग इन फैक्ट्री, प्रैक्टिसिंग एज डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग एज लॉयर। ओके, अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पेज में बेसिकली हमने इनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ओके, नाउ business refers to those economic activity which are connected with production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit. Example, manufacturing, wholesalers, farming। देखो, बिजनेस एक्टिविटी ऐसी एक एक्टिविटी है, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम नई चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नई चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम खरीदते हैं और उसको बेसिकली सेल कर देते हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर मेनली डन टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट्स। ओके, और इसके एग्जांपल हैं जैसे कोई मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर्स हो गए, फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की और फिर उसके बाद उसको मार्केट में बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। ओके, अब प्रोफेशनल्स का क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। These activities are subject to guidelines or code of conduct laid down by the professional bodies. Okay, people who are engaged in profession are called professionals. देखो क्या होता है प्रोफेशन, जैसे कि मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने देखा है कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनकी अपनी एक फ़र्म होती है, वहाँ पे वो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज़ से काम लेते हैं। जैसे कि कईयों का वो ऑडिट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, किसी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, या तो इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है। और इनके ऊपर भी बेसिकली जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे एथिक्स बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं। उनको बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सेकेंडली, उनके पास जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है वो लूज़ कर सकते हैं अगर वो उन कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से उनको काम करना है। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है जो कि उनके प्रोफेशन की इमेज को ख़राब करे। उनके ऊपर बेसिकली यू कैन से एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, ये एक्टिविटी इसी तरीके से करनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली एक इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम हो या बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर भी एक मतलब गलत इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी का। सो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, इवन डॉक्टर्स जो होते हैं, दे हैव गॉट अ सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। उनको भी एक पैटर्न से काम करना पड़ता है, एक जो एथिक्स हैं उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्रोफेशन में जो भी लोग होते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर इन मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्न्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to the activity in which an individual works regularly for another person and gets remuneration in return. ये तो आपको बहुत पता ही है, कहीं सारे कईयों के पेरेंट्स सर्विस में होंगे तो एज अ एम्प्लॉई वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो बंदा वहाँ जाके काम करता है उसको एम्प्लॉय का कहते हैं, और जो बेसिकली जो ओनर है जो काम ले रहा है उसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। तो आप जो भी बंदा सर्विस में होता है वो काम करता है, उसके अगेंस्ट उसको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। सो ऐसे बेसिकली वो अपनी अर्निंग करता है, लिविंग करता है और उसको पैसा मिलता है। ओके, नाउ लेट्स रीड इट आउट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, ओके, एंड गेट्स रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज़। Okay, the person who engage others to work regularly for them are known as employees. As I told, जो बंदा लोगों को रखता है काम पे, engage others they are saying, okay, तो उसको कहते हैं employers. Remuneration paid by employer to employee are known as salary और wages. जो भी उनको रिटर्न में पैसा मिलता है उसको क्या कह दिया जाता है? सैलरी मिली है, ये वेजेस मिले हैं। एग्जाम्पल क्या है? वर्किंग इन ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बहुत सारे हैं। इवन आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या CS, CWA ये सारे लोग भी बेसिकली एज अ एम्प्लॉय भी काम करते हैं कई कंपनीज़ में। ओके, तो इट्स देयर चॉइस टू बिकम प्रोफेशनल और टू बिकम एन एम्प्लॉय।
Fine. Now, we are studying about the difference between business, profession and employment. Let's start with the first difference, that is business may commence at with the decision of an entrepreneur. Profession may commence on the completion of a degree course or getting a certificate of practice. Employment commence on joining duty by entering into service agreement. बहुत सिंपल था. देखो, बिज़नेस करना है तो पहले जिसको बिज़नेस करना है वो खुद डिसाइड करेगा कि हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँगा, मैं इस चीज़ का काम शुरू कर रहा हूँ. सिंपल. प्रोफेशन के लिए डेफिनेटली अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास कम से कम एक डॉक्टर की डिग्री तो होनी चाहिए, आपको MBBS कंप्लीट करे होनी चाहिए, आपके पास प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एज अ प्रैक्टिसिंग फर्म खोलना चाहते हैं या कहीं पे एज अ एम्प्लॉय भी लगना चाहते हैं, इवन दैट आपके पास ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डिग्री हो. ओके, अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो आपके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हो. सिमिलरली फॉर CS, CWA, एवरीथिंग फाइन. प्रोफेशनल्स के लिए बहुत मैंडेटरी है कि उनकी वो कोर्स कंप्लीट हो, तभी वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स कह सकते हैं हम उनको. और दूसरा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हो अगर वो प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं. एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है, सिंपल है भाई, मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, मेरे को जॉब मिल गई, मेरा एक सर्विस एग्रीमेंट बन गया और मैं एज अ एम्प्लॉय काम करना शुरू कर दिया. नाउ लेट्स रीड आउट दी सेकेंड डिफरेंस. नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस. प्रोफेशन में क्या है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ जॉब. ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी सिंपल. देखो, बिजनेस करना है तो कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है बट वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं. यू कैन से या तो उनके पास इनहेरिटेड स्किल्स हैं या तो वो वैसे ही बहुत टैलेंटेड हैं. प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत मैंडेटरी है भाई, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास चाहे आप फाइनल लेवल में हो चाहे आप इंटर लेवल में हो, आपके पास जब तक डिग्री नहीं आएगी आप प्रोफेशनल नहीं कहलाओगे. आपको ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है, तभी आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल बन पाओगे. फाइन. एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आपका एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कहता है कि इस पोस्ट के लिए मेरे को ये लोग की क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो डिपेंड करेगी कौन से लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब को. ओके, नाउ लेट्स रीड आउट दी थर्ड डिफरेंस. इन बिजनेस देर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टिनिटी. दिस इज़ वेरी सिंपल. बिजनेस में तो भाई आपको रिस्क होगा ही, एकदम प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, एक दिन आप बिल्कुल लो भी जा सकते हैं. सो पर्सन शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट. प्रोफेशन में क्या होता है, देर इज़ लिटल रिस्क प्रेजेंट. और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई रिस्क ही नहीं है. जैसे कोविड के टाइम पे यूजली जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ वो बिजनेसमैन को हुआ, प्रोफेशनल्स को हुआ. बट एम्प्लॉय के पास मोस्टली वो कहीं ऑब्वियसली कहीं लोगों की जॉब गई, बट कई कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पूरे इवन लॉकडाउन के पीरियड में जब कोई काम नहीं हो पा रहा था तब भी कहीं पूरी प्रॉपर सैलरी दी है. सो यू कैन से कहीं एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कम रिस्क बेयर करते हैं लोग कंपैरेटिवली टू बिजनेस और प्रोफेशन. नाउ फोर्थ डिफरेंस इज देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस. प्रोफेशन में जैसे कि मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है. कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में नहीं होता है बट प्रोफेशन में ज़रूर होता है, और वो जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने वो डिग्री ली है प्रोफेशनल्स ने, वहाँ पे ही वो इंस्टीट्यूट ही ले डाउन करता है कि कौन से कोड ऑफ कंडक्ट आपको कैसे फॉलो करने हैं. अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपके ऊपर कैसे चार्जेस लग सकते हैं, आपको कैसे आपका प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं वापस. ओके. और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय. ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो वैसे ही एम्प्लॉय करता है, तो उनके आपस में एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट होते हैं सर्विस एग्रीमेंट में ही कि आपको इस टाइम पे ही सैलरी मिलेगी, आपको ये सारे बेसिकली नॉर्म्स को फॉलो करना है, इस दिन छुट्टी होगी, ये होगा वो होगा, सब आपके सर्विस एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाता है. तो वही एम्प्लॉयमेंट में फॉलो होता है. लास्ट इज रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज फीस, रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज सैलरी और वेजेस. बहुत ही सिंपल पॉइंट था ये. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, let's read it out. The activities which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction is known as non-economic activities. Example, going to temple, charity, social service, production for self-consumption. The end result of non-economic activity is not earning profit or creation of wealth, but it gives satisfaction. बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बोला कि देखो, कोई भी इंडिविजुअल है, आप खुद हैं, जब आप अपने घर में अपने लिए खाना बनाते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनाते हैं, आप ये थोड़ी कहते हैं कि लाओ भाई मुझे पैसे दो. जब आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं. आप जब टेम्पल जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़.
आप उससे कोई पैसा नहीं कमाओगे, आप किसी को चैरिटी कर रहे हो या आप कोई सोशल सर्विस कर रहे हो, दीज आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे आर नॉट डन फॉर अर्निंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और वेल्थ। वो सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ so we can say that whether the activity is economic or non-economic, it depends upon the motive with which it is performed. This is very simple. अगर हमारे को ये मतलब डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है, तो पहले हमारे को मोटिव देखना पड़ेगा कि वो किस मोटिव से परफॉर्म की जा रही है। अगर वो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जा रही है तो इकोनॉमिक है। अगर वो सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए की जा रही है, हम उससे ये नहीं सोच के कर रहे कि हमें इससे पैसा मिलेगा, जैसे कि चैरिटी, सोशल सर्विस, हम ये थोड़ी सोचते कि हमें इससे रिटर्न में पैसा मिलेगा, वो नॉन मॉनेटरी गेन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ़ इट रिजल्ट्स इन अर्निंग मनी एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक इफ़ एंड रिजल्ट इज़ नॉन मॉनेटरी गेन। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक टीचर है, वो जब स्कूल में पढ़ाती है तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, दैट टाइम वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वो सेम टीचर सेम सब्जेक्ट अपने बच्चों को पढ़ा रही है, उसके लिए तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो सेम एक्टिविटी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अगर एक फार्मर है, वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है किसी मतलब क्रॉप की, बेसिकली राइस उगा के उसने बेसिकली मार्केट में बेचे, तो वो क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसने वहाँ से पैसा लिया होगा। और अगर वो सेम जो उसने राइस उगाए थे और उसको अपने घर में यूज़ किया, तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने यूज़ किया, अब वो खुद से थोड़ी पैसे लेगा या अपनी वाइफ से थोड़ी पैसे लेगा, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो आपको बेसिकली एक हिडन मोटिव देखना है कि इस ह्यूमन एक्टिविटी से हमारा क्या मोटिव था, क्या हमारा पैसा कमाने का मोटिव था या नहीं था। फिर अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड कर देते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओके, आता है हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। लेट्स रीड इट आउट। Business is a wide term. It includes all occupation in which people are busy in earning income either by production or purchase and sale or exchange of goods and services to satisfy their needs with the main objective of earning profit. सिंपल है। देखो, बिज़नेस में यूजली क्या होता है, हम कोई नई चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम कहीं से ख़रीद के उस चीज़ को बेचते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिज़नेस में? कि हमें प्रॉफिट अर्न हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक और यू कैन से नेचर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला करेक्टरिस्टिक, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप हैं? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, आई होप यू रिमेंबर। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है, तो बिजनेस में भी एक उसका पहला करेक्टरिस्टिक हमने क्या डाल दिया? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या है करेक्टरिस्टिक बिजनेस का? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम खुद ही नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, या और कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम बेसिकली प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट लेते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, या हम कई बार होता है कि हम कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेट्स रीड इट आउट। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूसेस, ओके, or procures good or services from producers. Goods may consist of consumer or industrial goods and services may include transportation, banking, insurance. तो ये बेसिकली लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि कुछ जैसे हम गुड्स लेते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो या तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, सीधा कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं जो फर्दर इंडस्ट्री में यूज़ होंगे। और सर्विसेज कई बार होते हैं, कुछ बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में लगे इन्वॉल्व होते हैं, या बैंकिंग सर्विस में, बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके से। ओके, थर्ड करेक्टरिस्टिक इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। लेट्स रीड इट आउट। बिजनेस इन्वॉल्व sale or exchange of goods and services. The production of goods or services for self-consumption is not a business. This part was already covered. हमने जैसे पढ़ा था कि अगर हम कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक्टिविटी करते हैं तो वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उससे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा होता। तो बेसिकली बिजनेस में जो भी सेल होगी या एक्सचेंज होगा वो किसके लिए किया जाएगा? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो वो ह्यूमन की नीड को तो सेटिस्फाई करेगा, बट इन एक्सचेंज उस ह्यूमन को पैसा भी देना पड़ेगा। फाइन। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सी देखो,
आपके पास कोई प्रोडक्ट था, आपने उसको मार्केट में ऐसे ही बेच दिया। जैसे अब कबाड़ी वाले आते हैं, आप उनको सामान दे देते हो, आपके घर में एक्स्ट्रा जो भी मतलब कचरा वगैरह पड़ा होता है वो आप ऐसे ही बेच देते हो, जो आपको यूज़फुल नहीं लगता वो सामान आप बेच देते हो। तो आप उसको बिज़नेस नहीं कह सकते, क्योंकि आप वो वंस इन अ ईयर करते हो या ट्वाइस इन अ ईयर करते हो। बिज़नेस तब बनता है जब आप एक रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी कर रहे हो, कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो, ओके, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि कितना हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ यू आर परफॉर्मिंग, तब हम उसको बिजनेस कहते हैं। लेट्स रीड इट आउट। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। Buying or selling goods or services once or twice is not a business. One single transaction of sale does not constitute business. Fifth is profit earning. This point was already covered. जैसे कि मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था, क्या उनका रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट। तो मेन पर्पस क्या है बिजनेस चलाने का, कि भाई प्रॉफिट हो। प्रॉफिट एक मेन मोटिव है। अगर वो नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो बेसिकली एक ना एक दिन वो बिजनेस बंद हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। Let's read it out. The main purpose of business is earning profit. If the profit motive is missing in a transaction, then it cannot be considered as business transaction. No businessman can survive without earning sufficient profit. ये तो आपको बहुत ही बेसिकली ये जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं भाई, ये तो कॉमन सेंस वाले थे। भाई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, ये तो हमने पहले ही कवर हो गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। दूसरा, बिजनेस कब बनता है, जब हम कोई नई चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम खरीद के बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स का, वो किसके अगेंस्ट होगा, मनी के अगेंस्ट होगा। अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो वो बिजनेस नहीं होगा। दूसरा, डीलिंग हो रही है आपकी गुड्स और सर्विस की, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। लास्ट जो है ये भी आपने पढ़ा है कि अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। देखो, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ ट्रांजैक्शन. There is always a possibility of losses. It is not certain that businessmen will always earn adequate profit, as market condition may change, customer taste may change. All this can lead to loss. So in business transaction there is always an element of risk involved. ये तो आपको खुद भी पता है, बहुत ही जर्नल यू कैन से कॉमन सेंस है, ये अब बहुत ही कॉमन हो गया है। हमको पता है कि अगर हमें कोई भी बिज़नेस करना है तो हमारे को रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। बिज़नेस में हमेशा, जैसे डिफरेंस में भी आपने पढ़ा था, जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे बिज़नेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में, तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस में था, बिज़नेस में था, और रिटर्न भी सबसे ज़्यादा बिज़नेस में ही मिलता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन बिज़नेस। अगर जिस बच्चे ने, मैं कंक्लूड करूँ, बिज़नेस को ढंग से समझ लिया, तो वो ये 6 के 6 करेक्टरिस्टिक्स तो अपने आप ही एग्ज़ाम में लिख देगा, अपनी रिलेवेंट कंटेंट लिख देगा, आराम से उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला वो ये बता देगा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा वो ये बता देगा कि सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, ठीक है। अब हम सेल ऑफ एक्सचेंज तो कर ही रहे हैं, बट हमारे को क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। फोर्थ करेक्टरिस्टिक वो कहेगा भाई सेल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वन टाइम या ट्वाइस हुआ, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मोटिव बता देगा कि भाई प्रॉफिट मोटिव है भाई, और दूसरा लास्ट कह देगा भाई बिजनेस तो रिस्की भी है, हमारे को रिटर्न कितना मिलेगा ये अनसर्टन रहता है, रिस्क कितना मिलेगा ये भी अनसर्टन रहता है। हो गया कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस का टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। लेट्स रीड इट आउट। बिजनेस मैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. They cannot follow only one objective. All objectives are important, but most important objective of every business is earning profit. Earning profit is very important and the prime objective of every business, but it cannot be the sole objective. ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। बट हम इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते, सिर्फ ओनली सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है ह्यूमन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब हम ये बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। Economic objective. Let's read it out. As business is an economic activity, so the most important objective of business is economic objective. Under economic objective, following objectives are included. First is survival. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a long period of time, and it is only possible only when it is able to cover its cost and earn profit. देखो,
ये कहते हैं कि जैसे कि बिज़नेस जो है, हमको पहले ही पता है, अब तो आपको रट गया होगा कि बिज़नेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उसका मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है मेन जो सबसे पहले आता है। अब उसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूडेड है, सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है। अगर किसी भी बिज़नेस को मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको बेसिकली मार्केट के कंपटीशन को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, सपोज़ एक बिज़नेस है कोई भी XYZ काम का, अगर वो प्रोडक्ट जो इनपुट डलता है उसमें प्रोडक्शन में वो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी लगती है जब भी हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो जब बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को, तो और फिर उसको यहाँ पे उसको फर्दर उसके ऊपर चेंजेस करके वो प्रोडक्ट को फाइनल मार्केट में बेच रहे हैं। अगर वो हम बाहर से नहीं इंपोर्ट करते, यहीं लोकल मार्केट से वो सेम इनपुट अगर हमारे को मिल जाए तो हमारे को सस्ता पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट कम होगी और वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेगा। तो बेसिकली ऐसी आपको बिजनेसमैन को ऐसे स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी है जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम लगे और मार्केट में मेरा प्रोडक्ट कंपटीशन में सरवाइव कर सके, मेरा प्रोडक्ट बिक सके और मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो एक ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है वो है प्रॉफिट। Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Profit is the reward given to businessmen for bearing risk. Obvious सी बात है, देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब आप रिस्क भी उठा रहे हो, आपके बेसिकली आपको आपको कहाँ से पैसा मिलेगा अगर आपके सपोज़ आपके कोई आप बहुत भी ज़्यादा रिच नहीं हो, आप फिर भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप रिस्क ले रहे हो ना, आप अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाल रहे हो बिज़नेस करके। पर अगर आपको प्रॉफिट एज अ रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाए फॉर टेकिंग रिस्क, तो क्या फिर आप छोड़ोगे बिज़नेस को? आप कहोगे नहीं, प्रॉफिट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपका बिज़नेस जो है वो सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके। ओके, अब लास्ट जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है वो है ग्रोथ। देखो, अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा ये बिज़नेस मतलब जो ग्रो करेगा, हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा और हमको भी मिलेगा इनडायरेक्टली। सो सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये बिज़नेस अगर हमने इस साल शुरू किया, आगे 10 सालों में इतना ग्रो कर जाएगा, तो उसको कैसे हम मेज़र करते हैं? देखो, या तो हम ये देखते हैं कि अभी एक ही ब्रांच है हमारी, आने वाले 10 साल में हमारी 4 ब्रांच और खुल जाएगी, तो यानी कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है। अभी हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद हम 3 प्रोडक्ट और बनाने लग जाएंगे, यानी कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है। अभी हमने सिर्फ 10 एम्प्लॉई रखे हुए हैं, हम आने वाले मतलब बेसिकली 7-8 साल में हमारे 200 एम्प्लॉई हो जाएंगे। सो ग्रोथ को मेज़र करने की ये टर्म्स हैं कि कितनी ब्रांचेस खुल गई और हमारे कमिंग पीरियड में कितने प्रोडक्ट्स हमने और बनाना शुरू कर दिया, कितना बेसिकली हमने मार्केट को कवर कर लिया, कितने और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। फाइन, अब आते हैं बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के सेकंड ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, आप बिज़नेस चला रहे हो, आप सोसाइटी को बेसिकली अपना एक नया काम लेके आए हो, सोसाइटी में आप अपना नया प्रोडक्ट दे रहे हो, आप इवन अगर आप नई चीज़ दे भी रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट में, तो आप रिसोर्सेज भी तो यूज़ कर रहे हो सोसाइटी की। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशंस भी डाली जाती हैं कि आप इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कीजिए जिससे हार्म ना पहुँचे सोसाइटी में। Let's read it out. Social objective deals with the commitment of business towards the society. Okay, it make use of resources of society. It becomes obligatory on the part of businessman to do something for the society. No businessman can successful in long run by ignoring the interest of society. क्या कह रहे हैं ये कि हर बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए ऑब्वियसली नए प्रोडक्ट्स तो लेके आ रहे हैं, बट वो रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सोसाइटी को इग्नोर ना करें, इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हो और लॉन्ग रन बिजनेस हमारा चलता रहे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो इंक्लूड हुए हैं, लेट्स रीड इट आउट। नाउ द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो क्या है, अब जो कंज्यूमर है वो बहुत ही स्मार्ट हो चुका है, वो क्वालिटी कॉन्शियस है,
वो अपने पैसे की वैल्यू समझता है। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो ये चाहता है कि भाई मैं जितने पैसे पे कर रहा हूँ मेरे को नुकसान ना हो, मेरे को डिज़ायर्ड क्वालिटी मिले जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इससे सिर्फ कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं है, अगर आप सोचें बीइंग अ बिजनेसमैन आपको भी फ़ायदा। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका बिजनेस मार्केट में लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा, गुडविल आपकी अच्छी होगी सबके सामने। अब लोग अगर आपसे अगर मैं प्रोडक्ट लेके जाती हूँ, अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली मैं XYZ को बताऊँगी, दूसरे लोगों को बताऊँगी कि ये इस जगह से खरीदो, ये कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, बहुत अच्छा है इसकी क्वालिटी। सो इट हैपन्स, अगर आप अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए तो आपको भी, बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है। ओके, अब ये कहते हैं एग्जांपल में कि जो रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कार है, इनकी क्वालिटी कैसे मेज़र की जाती है कि कितना ड्यूरेबल है ये प्रोडक्ट, कितने लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है। और जो प्रेशर कुकर हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, इसकी क्वालिटी कैसे देखते हैं कि भाई कैसी क्वालिटी, मतलब बेसिकली कितना सेफ़ है। प्रेशर कुकर ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने खाना डाला और वो फट गया, तो ऑब्वियसली हम सेफ्टी देखते हैं इसमें क्वालिटी के टाइम पे। तो हर एक प्रोडक्ट को क्वालिटी को मेजर करने के लिए दूसरे दूसरे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव वो है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेट्स रीड इट आउट। एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड एडल्टरेशन, ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा। देखो क्या होता है, जब हम टीवी में एडवर्टीज़मेंट देते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, हम बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन देना, एग्जैचुरेट करके ये बताना कि भाई इसमें के तो ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, ऐसा है वैसा है। तो वो सिर्फ हम ये मनी माइंडेड होके कि भाई कस्टमर इम्प्रेस होगा, हमारे से आके प्रोडक्ट लेगा, बट हम कहीं ना कहीं नुकसान अपना भी कर रहे हैं इसमें। एक बार ले लेगा भाई, जब यूज़ करने के बाद उसको समझ आ जाएगा ये गलती हो गई यहाँ से लेके। तो हमको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, हमारे को ऐसे कोई भी मीन्स नहीं मतलब अप्लाई करने हैं जिससे लोगों के ऊपर हमारा गलत इंप्रेशन जाए कि ये झूठ बोलते हैं। हमारे को बेसिकली एक बार ही कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में ये भी बोला गया है कि आपको अवॉइड करनी है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फाइन, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, बीइंग अ बिजनेसमैन आपके ऊपर ये एक यू कैन से सोशल ऑब्लिगेशन है कि आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। आप इस तरीके से अपनी बिजनेस को परफॉर्म करो, इस तरीके से ग्रो करो कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लेट्स रीड इट आउट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। Businessmen must create employment opportunity and help in overcoming this basic problem of developing countries. The business employs people to perform different type of work. By employing people at work, a businessman help in flow of income in the society. तो सोशल ऑब्लिगेशन है, देखो अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, खुद भी पैसा कमाएगा और लोगों को भी हेल्प करेगा पैसा कमाने में। तो दिस इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है। सेकेंड लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ social service or community service. Let's read it out. Large business houses undertake various projects of community service such as running charitable dispensaries, schools, hospital. Big company can help in social service program run by NGO, government organization by contributing large amount of fund in the form of donation, charity. देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ऐसा करना भी चाहिए, और गवर्नमेंट ने इवन बेसिकली उनके ऊपर ऐसी लॉज के थ्रू उनके ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन अब डाल ही दी है कि अब वो बेसिकली वो चैरिटी करें, या और मतलब बेसिकली नए स्कूल्स खुलवाएं, हॉस्पिटल्स खुलवाएं, या बेसिकली किसी NGO या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी की हेल्प करें। लास्ट इज़ अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। देखो, बहुत अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ के थ्रू बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन जनरेट होता है, एयर, वाटर, इवन मतलब लैंड पॉल्यूशन, बहुत प्रॉब्लम होती हैं। तो इस तरीके से हमारे को बिजनेसमैन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप इस तरीके से अपना काम करें कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ऐसी टेक्निक्स लाएं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है वो अपनी एक बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी रिवर्स को गंदा कर रहे हैं या आप एयर पॉल्यूट कर रहे हैं। आपको इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करनी है जो इको फ्रेंडली रहे, जिससे सोसाइटी का हार्म ना हो। देखो, बहुत ही जर्नल और सिंपल पॉइंट्स थे, मैं इसको ब्रीफ अप करती हूँ। पहला, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करो, सोसाइटी में हेल्प करो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। सोशल सर्विस करो, जैसे कि स्कूल्स खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, अच्छा डोनेशन दो ताकि हेल्प हो लोगों की, नीडी लोगों की। दूसरा, पॉल्यूशन को अवॉइड करो, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करो। आई होप दिस इज़ क्लियर।
Last is human or individual objective. Let's read it out. This objective is related to employees of an organization. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. To get maximum from employees and to keep the employees motivated, the business must take care of the employees by pursuing the individual objective, like providing good working condition, payment of competitive and satisfactory wages and salaries, personal growth and development of employee by imparting training to employees and keep updating their knowledge. बहुत ही सिंपल था. आई होप कईयों को तो समझ ही आ गया होगा मैं जब मैंने रीड किया है. देखो, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत बड़ा एसेट भी हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो वो भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो काम करने के लिए, और अच्छे वेजेस प्रोवाइड करो. ऐसा ना हो कि आप जितना उनसे काम ले रहे हैं उससे कहीं गुना कम आप उनको वेजेस दे रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं. दूसरा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रॉपर नॉलेज दो, प्रॉपर सेमिनार्स कंडक्ट होने चाहिए. सेफ्टी, बेसिकली अगर कोई आप बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री में है जो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए बहुत मैटर करता है, तो आपको ऐसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसे प्रॉपर ड्रिल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को सिखाएं कि किस तरीके से आपको सेफ्टी से काम करना है, उनको किस तरीके से आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है, जिससे आपका भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो और एम्प्लॉयज़ भी हैप्पीली काम करें. सो पार्ट 1 मैं यहाँ कंक्लूड करती हूँ. पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी. वेल, आई होप द टॉपिक वॉज़ वेरी ईजी एंड यू अंडरस्टूड इट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है. इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक दे दिया है. एंड मैं जल्दी ही आऊँगी दूसरी वीडियो से. और अगर आपको अच्छा लगा है टॉपिक तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है. और अगर और ज़्यादा पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.